चलो बच्चों शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री तो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एग्जांपल बताओ जो तुम लोगों ने पढ़ा है पहले कभी। जैसे कार्टेशियन प्लेन तुम लोगों ने 9th से ही शुरू कर दिया होगा, शायद 7th 8th से भी स्टार्ट कर दिया होगा, पर 9th में तो कंफर्म है ही। वहां पे तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते ही हैं। फिर उसके बाद 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर 11th में भी पढ़ा हुआ है। 11th के अंदर स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, कोनिक सेक्शन चैप्टर था, ये सब भी किसमें आता था? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आता है। और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। तो 3D में भी तुम लोगों ने वैसे चीजें 3D में तो पढ़ी हुई हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब फिगर कैसी थी? सब 3D थी ये। लेकिन ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं था, स्केलर्स की फॉर्म में पढ़ा है आपने। और अब हम 12th में पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को, लेकिन किस फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में हम लोग 3D कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है ना। तो लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। 3D के अंदर लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये पेन है, ये पेन मेरा एक लाइन है। इस कमरे को मैं, इस पेन को मैं इस कमरे में रख लूं, ये कमरा है, इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। इस पेन को मैंने यहां रखा, तो ये एक लाइन जो है ये 3D कमरे के अंदर आ गई। तो इस तरीके की टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में है नहीं, वरना पहले प्लेन्स के बारे में भी पढ़ते थे। प्लेन मतलब जैसे अगर कोई कॉपी है और किसी कॉपी को हम यहां पे रख रहे हैं, जैसे कोई शीट है, ये शीट अगर हमने यहां रखी तो ये शीट क्या कहलाएगी? प्लेन। ये क्या कहलाएगी? प्लेन। 3D है, कमरा 3D है, 3D के अंदर ये रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ? प्लेन हुआ। लेकिन अगर ये पेन है तो ये पेन क्या हुआ? लाइन हुआ। तो हमें लाइन के बारे में पढ़ना है, प्लेन हमारे कोर्स में नहीं है। चलो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मेन यही टॉपिक करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई लाइन 3D के अंदर है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। यही टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा टॉपिक हो गया, और इसके अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ऐसी किसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से गुजर रही हो और उसके पैरेलल क्या दे रखा हो? एक वेक्टर दे रखा हो। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, पहले मैं आपको डायग्राम में समझाऊं ये चीज होती क्या है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कि ये कोई 3D प्लेन है और इसके अंदर एक कोई लाइन है। सपोज क्या ये कोई लाइन है इस 3D के अंदर, ये कोई लाइन जा रही है इस तरीके से, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है। एक पॉइंट हमें इस लाइन के ऊपर पता है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1 और z1, ये इसके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट है। इसके नाम रख देते हैं जिससे इसका a। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइन कहां से गुजर रही है? पॉइंट से। और इसके ही पैरेलल एक वेक्टर पता है हमें, एक वेक्टर जो इसके पैरेलल जा रहा है। सपोज के वो वेक्टर है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये कोई वेक्टर है जो वेक्टर इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जैसे हमने किससे? b वेक्टर से। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने किससे? b वेक्टर। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो देखो, जैसे आप लोग किसी भी लाइन की कार्टेशियन में, अगर मैं आपसे कहूंगा कोई भी एक लाइन की इक्वेशन मुझे बताओ, तो आपको अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी एक लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे? कुछ भी बोल दो, कोई भी एक लाइन की इक्वेशन बोल दो, 2D में बोल दो, कोई भी एक लाइन की इक्वेशन। क्या बोला? दोबारा बोलो। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना, 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इस टाइप से बोल सकते हैं। अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन बोलनी है तो लाइन की इक्वेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर 2 डायमेंशन है, और सॉरी ये नहीं, ये वाले तो 2D में ना, x है और y है, बस केवल दो ही है इसमें। तो अगर मैंने लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी और आपने मुझे लाइन की इक्वेशन ये बताई है, तो इसके अंदर ये x और y क्या है? सपोज कि इस लाइन की इक्वेशन है, सपोज ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन, तो इसमें जो x और y है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप ये रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन के ऊपर का कोई भी एक जर्नल पॉइंट। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन के ऊपर का कोई भी एक जर्नल पॉइंट। कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया, जैसे 1,2 दे दिया और चेक करना हो इस पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो x की जगह पे हम 1 डाल देते हैं, y की जगह पे 2 डाल देते हैं।
हम चेक करते हैं 1 2 उसके ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्स वाई जो होता है ना वो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट होता है। एक्स वाई जो होता है वो लाइन के ऊपर क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है। किस फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं, ये वाली कार्टेशियन फॉर्म में जो तुमने पढ़ रखी है आज तक। उसी तरीके से इस लाइन के ऊपर भी कोई ना कोई जनरल पॉइंट होगा। सपोज किया इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट है, उसका नाम है बी और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ये इसका जनरल पॉइंट है। और अब हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की, किस लाइन की, ए बी लाइन की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी, ठीक है ना। तो चलो देखो कैसे निकालेंगे हम इसकी इक्वेशन। अगर ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इस बी ए वेक्टर पॉइंट को अगर जोड़ा जाए, सपोज कि कोई वेक्टर बना, इसका नाम क्या रख दिया, जैसे मैंने ए वेक्टर। ए वेक्टर में किसको बोल रहा हूं, ओ ए वेक्टर को। ओ ए वेक्टर को क्या नाम बोल दिया, ए वेक्टर। और सपोज क्या बी को जोड़ने वाला जो वेक्टर है इसको नाम दे दिया आर वेक्टर। आर वेक्टर जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर की फॉर्म में हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, ध्यान रखना। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, सोचो समझो और फिर बताओ इस ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं। ए बी वेक्टर को आपको हिंट के तौर पे मैं इतना बता दूं, ये बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर इस वाले लाइन के पैरेलल है। इसके इससे रिलेटेड बताना, इन पॉइंट से रिलेटेड नहीं। अगर ये बी वेक्टर इस ए बी वेक्टर के पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है, और ये बी वेक्टर है, तो इस ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर में क्या रिलेशन होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी के ही प्रोपोर्शनल कुछ, 2b वेक्टर, 3b वेक्टर, 5b वेक्टर, हाफ बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, कुछ भी लिखूंगा पर बी वेक्टर के प्रोपोर्शनल लिखूंगा। तो अगर ये बी वेक्टर है तो मैं इस वाले वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल होगा ना बी वेक्टर के। तो अगर ये बी वेक्टर है और ये इसके पैरेलल है तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, लैम्डा बी वेक्टर। बोलो कोई कंफ्यूजन, इतनी बातें समझ में आई, दोबारा समझो। जो लाइन के ऊपर पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर। जो जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर वेक्टर। और ये जो ए और बी को जोड़ते हुए वेक्टर जा रहा है, इस वेक्टर को क्या बोल दिया, लैम्डा बी वेक्टर। क्यों बोल दिया लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर ये था और ये इसके क्या था, पैरेलल। तो पैरेलल है तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर। अब वेक्टर का ट्रायंगल लॉ लगाओ और आपको इक्वेशन मिल गई, बन गई इक्वेशन। लगाओ इसमें वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, बताओ क्या होगा। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ लगाओ, ये रहा ओ ए बी है तुम्हारे पास, ए बी भी है तुम्हारे पास, ओ बी भी है। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि ओ से बी तक जाने का एक रूट तो ये सीधा है कि ओ से चलो और बी पे पहुंचो, ओ बी वेक्टर। ओ से बी पे जाने का एक रूट और है, दूसरा रूट क्या है, पहले ओ से जाओ ए पे ओ ए वेक्टर और फिर ए से जाओ बी पे ए बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत। अब ओ बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो बन के आई यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की हमने इक्वेशन बना दी और इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा इसमें ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ए वेक्टर ये क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो वो पॉइंट था ना भाई, हम कब बना रहे लाइन की इक्वेशन, ये जब हमें पॉइंट पता हो और पैरेलल वेक्टर पता हो। तो जो पॉइंट हमें गिवन होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है कौन, ए वेक्टर। और बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वेक्टर जो है वो क्या है, वो है पैरेलल वेक्टर, जो हमें पैरेलल वेक्टर गिवन हो। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो बी वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है। इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, इतने में ही से मेरा मतलब क्या है, वेक्टर फॉर्म में। वैसे हमें भी एक फॉर्म और पढ़नी है इसकी, कार्टेशियन फॉर्म, इसी के नीचे हम लोग करेंगे। पर पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर ढंग से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और इन बातों का मतलब क्या है। देखो जैसे अगर एक क्वेश्चन लूं मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन
फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू जैसे कोई पॉइंट दे दिया 1, 2, 5 एंड पैरेलल टू, और कोई वेक्टर दे दिया जैसे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। एक लाइन की मैंने आपसे इक्वेशन पूछी, लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट दे दिया 1, 2, 5 और लाइन के पहले एक वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k। मतलब देखो अगर आपने डायग्राम में देखोगे तो ऐसी बात है, ये रहा पॉइंट कितना 1, 2 और 5 और ये रहा इसके पहले एक वेक्टर जो कि यही है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k। तो अगर इसको हम कैसे दिखाएंगे, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। तो बोलो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 1, 2, 5 है तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा। और जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर से। जो बी वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल वेक्टर। जो बी वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल वेक्टर। तो यहां पर जो बी वेक्टर हुआ, जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये बी वेक्टर। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है और हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहां पर वैल्यू डालो, अब ए वेक्टर की वैल्यू डाल दो और बी वेक्टर की वैल्यू डाल दो, दोनों वेक्टर हमारे पास हैं ही। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम इसको, कैसी इक्वेशन है ये, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच वन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। मेन फॉर्मूला, कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में अगर हमें चाहिए होगी तो ये मेन फॉर्मूला है, यही एक कॉन्सेप्ट है बस केवल तुम्हारे पास, इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कोई। अगर आपको 3D समझनी है तो 3D का आप बस केवल ये फॉर्मूला समझ लो। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो समझो तुम्हें 3D आ गई। बस शब्दों को बोलना, बार बार यूज करना, जितना मुंह से बोलोगे उन शब्दों को उतना याद रहेगा। अगर मन के अंदर रखोगे उसको या बोलोगे नहीं, ऐसी क्वेश्चन करते जाओगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 3D के अंदर ये बहुत जरूरी बात होती है कि आपको उसे बोलना भी है। जहां पर कि ये जो पहला ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट को। बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। और ये लिखना बहुत जरूरी है, कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो और उसमें आर वेक्टर ना लिखो, आर वेक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा। आर वेक्टर आप ये मान के चलो, आर वेक्टर का वही रोल है। अगर मैं आपसे कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन वैसे पूछूं तो आप इक्वेशन मुझे क्या बताओगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसे बताओगे ना। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि हम इस लाइन की इक्वेशन लिखें, ऐसे में लिखें पर एक्स वाई ना लिखें। अगर हम आपको कहता हूं चलो मैं इसमें से x हटा देता हूं, y हटा देता हूं, अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, क्या ये ठीक माना जाएगा, गलत है ना, बिल्कुल गलत है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये गलत है। तो जो गलती यहां पर एक्स वाई हटा के होती है ना, वही गलती यहां पर आर वेक्टर को हटा के होगी। क्योंकि जो आर वेक्टर है ये एक तरीके का वेक्टर के अंदर एक्स वाई के लिए ही है, ये एक्स वाई जेड का ही ये पोजीशन वेक्टर है, जनरल पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। तो आप कभी भी यहां से इस आर वेक्टर को रिमूव करके नहीं लिख सकते हो। जब भी इक्वेशन लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। क्योंकि मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूं वो लिखते हैं उसमें, वो कहते हैं आर वेक्टर छोड़ देते हैं कि चलो आर वेक्टर रहने देते, आर वेक्टर क्या लिखना, बहुत जरूरी है। आर वेक्टर छोड़ने का मतलब जब भी छोड़ोगे तो समझ जाना तुम एक तरीके से एक्स और वाई को छोड़ रहे हो, और बिना एक्स वाई की इक्वेशन होती कैसे, होगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं आर वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा वो वाला आर वेक्टर। क्लियर है बात, समझ में आई बात क्या थी। क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, क्या टॉपिक पढ़ा हमने टॉपिक पढ़ा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और अगर हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, ये टॉपिक पढ़ा हमने। लेकिन इसमें एक बात और आती है, ये जो फॉर्म आई है ये तो किसमें आई है, वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर हम बात करें तो चलो बनाते हैं।
इसी से बन जाएगा, इसी से बन जाएगा। इसी को हमें थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में लाना है और हमारा आंसर कार्टेशियन फॉर्म में भी हमें एक फॉर्मूला तैयार मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर बताओ, आर दिख रहा है ना तुम्हें, आर कहां है, वो रहा किसका, बी का पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ भाई आर वेक्टर क्या है, तो आप मुझे आर वेक्टर क्या बताओगे? नहीं बताओ ना क्या होगा। आर की कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो क्या होगा, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए वेक्टर बताओ क्या है, तो क्या बोलोगे? x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई बी वेक्टर क्या है, तो क्या बताओगे? a आई कैप, b जे कैप, c के कैप। ये तो था सब हमारे पास। अब ये सारी बात अगर मैं यहां लिख दूं तो r वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x आई कैप, y जे कैप, z के कैप इक्वल टू ए वेक्टर में क्या लिखूंगा? x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर में क्या लिखूंगा? a आई कैप, b जे कैप और c के कैप। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि इन तीनों को मैं इधर ले आऊं तो दिक्कत लग रही। अगर मैं इन तीनों को इधर ले लूं और आई कैप वालों में से आई कैप कॉमन लूं तो x माइनस x1 आई कैप इधर आया और आई कैप कॉमन आ गया। y वालों में से कॉमन लूंगा तो y माइनस y1 जे कैप, z वालों में से कॉमन लूंगा तो z माइनस z1 के कैप इक्वल टू यहां लैम्डा अंदर भेज दूंगा तो लैम्डा a आई कैप, लैम्डा b जे कैप, लैम्डा c के कैप। अब दोनों तरफ दो वेक्टर आ गए, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को इक्वेट कर लें। तो इक्वेट करने पे क्या आएगा? यहां से जो x माइनस x1 होगा ये इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू आई नहीं, आई तो कंपेयर हो गया, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a। अच्छा ये गलत लिखा है ना मैंने, अपॉन में लिख दिया मैंने, अपॉन में नहीं आएगा ये, इक्वल टू में आएगा ये। तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा a। ऐसे दूसरा वाला अगर देखें तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा b। ऐसी तीसरा वाला देखें तो z माइनस z1 इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा c। और यहां से अगर a को नीचे भेज दें तो x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू लैम्डा आएगा। y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। और यहां से अगर देखें तो z माइनस z1 अपॉन में c इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। अब ये तीनों ही अगर लैम्डा के इक्वल हैं तो तीनों आपस में इक्वल हुए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन में x माइनस x1 अपॉन में इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। और यही कहलाती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले जो पढ़ी थी वो क्या थी? वेक्टर इक्वेशन। अब जो पढ़ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? हाँ ये फॉर्मूले, ये कार्टेशियन, ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे प्रूफ आप लोग के सिलेबस में होता नहीं है, मतलब एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, पर अगर हम इस प्रूफ को ना करें तो हमें समझ में नहीं आता। केवल फॉर्मूला चलाते हैं और केवल फॉर्मूले की बेस पे हम क्वेश्चन को करते जाएं तो वो एक तरीके से रटने वाली बात आ जाती है। जब हम इसको समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं, तब हमें क्लियर होता है कि भाई कहां पॉइंट होता है, कहां वो पैरेलल वेक्टर होता है, ये सारी बातें समझ में आती हैं। और समझना ही बहुत जरूरी है 3D के अंदर। 3D रटने वाला टॉपिक है भी नहीं, इमेजिन करने वाला टॉपिक है। 3D को इमेजिन करना पड़ता है भाई कहां पर क्या है, किस तरीके से, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी होती है 3D के अंदर। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो उसे एक इमेजिन करना चाहिए। जैसे अगर हम लाइन की बात करते हैं, ये कमरा हमारा 3D हो गया, ये एक लाइन हो गई, इसके पहले एक वेक्टर हो गया, इस टाइप से अगर हम इमेजिन करें तो ज्यादा अच्छी तरीके से हमारी बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इसके। तो चलो ये हो गई क्या? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके अंदर ये x1 y1 z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पॉइंट क्या है? x1 y1 और z1। और ये जो a b c है ये क्या है? ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर के हैं ए बी और सी। तो ध्यान रखना, कभी भी लाइन में, जैसे आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके ऊपर एक पॉइंट बताओ, तो पॉइंट आपको कहां से मिलेगा? ऊपर से।
बोला जाए भाई इसके ऊपर एक, इसके पैरेलल एक वेक्टर बताओ, तो पैरेलल वेक्टर कहां से मिलेगा? नीचे से। देखो जैसे इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि एक कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन है, एक कोई लाइन दी मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन दी कैसे, जैसे x प्लस 5 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 9 और z प्लस 1 अपॉन में 4। सपोज क्या, इस टाइप से मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दे दी और मैंने कहा इसके ऊपर एक पॉइंट बताओ और इसका एक पैरेलल वेक्टर बताओ। तो पॉइंट, अब जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा था, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। तो बोलो यहां से अगर कंपेयर करें और x1 की वैल्यू निकालें तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -5, क्योंकि यहां पे भी एक माइनस है ना फॉर्मूले में, तो अगर यहां +5 है तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, -5। बोलो y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 की वैल्यू +2 आएगी। बोलो z1 की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट कितना हो गया लाइन के ऊपर, -5, 2 और 1। तो क्लियर हुई बात। जो ऊपर वाले ये नंबर्स होंगे, ये ऊपर वाले नंबर आपको लाइन के ऊपर क्या देंगे, पॉइंट। ये जो ऊपर वाले नंबर होंगे आपको देंगे पॉइंट। वहीं अगर मैं कंपेयर करके ए बी सी निकलवाऊं तो ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी 9 और सी की वैल्यू क्या होगी 4। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं लाइन के पैरेलल वाला एक वेक्टर बताओ, तो पैरेलल वेक्टर तुम मुझे क्या बताओगे, 3i कैप, 9j कैप और 4k कैप। क्लियर है बात। तो कोई भी लाइन की अगर इक्वेशन आपके पास होती है तो कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती है। कभी भी 3D के अंदर आपको अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो लाइन की इक्वेशन आपको दो इंफॉर्मेशन दे देगी, एक तो अपने ऊपर एक पॉइंट और दूसरा अपने पैरेलल एक वेक्टर। पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, ऊपर से। ऊपर वाले जो नंबर्स होंगे 5, 2, 1 ये आपको पॉइंट देंगे, लेकिन साइन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में भी एक नेगेटिव साइन होता है। पैरेलल वेक्टर आपको कहां से मिलेंगे, नीचे से 3, 9 और 4। ये आपको क्या मिलेंगे, इसके पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना। तो दो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा लाइन की इक्वेशन से मिल जाया करेगी, चाहे किसी भी तरीके से आपको लाइन की इक्वेशन दी हो। तो क्लियर है। तो ये हमारा था 3D के अंदर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो 3D के अंदर हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ये इसकी बातें थी। ठीक है ना। तो एक ही टॉपिक आपके पास है सिलेबस में, एक केवल लाइन के ही बारे में आप लोग पढ़ोगे। प्लेन तो आपके में है नहीं और लाइन में भी ज्यादा कुछ है नहीं, बस केवल यही एक फॉर्मूला है जो आप पढ़ोगे। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे 3D के अंदर, वो सब वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक हैं। केवल एक डिस्टेंस फॉर्मूला और हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ना है, अदरवाइज बाकी का जितना भी टॉपिक है वो सारा का सारा वेक्टर से रिलेटेड है। तो इजीली हमारी समझ में वो चीजें आ जाएंगी।